नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर चंदन सर आप लोगों के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के आगे चलने के लिए तैयार हूं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल तक हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस तक पढ़ा था। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कल हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब या लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और जो बेल आइकन होता है उस बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा, फ्यूचर में भी काफ़ी कुछ उसी तरह से होता है। नियम लगभग सेम होते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रियाएं होती हैं केवल वही बदल जाती हैं। जैसे पहला नियम हम लोगों ने पढ़ा था, जब क्या शब्द वाक्य के पहले आया हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया को लिखते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया विल या शैल लगती है। विल या शैल आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या वह आज बाजार जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सेंटेंस को देखिए, जाएगा अंत में गा आया हुआ है। गा यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और क्या से स्टार्ट है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम यहाँ फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें विल या शैल लगाना होगा जो कि सब्जेक्ट के अनुसार लगा देंगे। सब्जेक्ट हमारा है वह, क्योंकि काम कौन कर रहा है, कौन बाजार जाएगा, वह। तो वह की इंग्लिश होती है ही, और ही के लिए हम सहायक क्रिया विल लगाएंगे। विल, फिर सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जाना, गो, फिर कहाँ जाएगा, मार्केट, टू द मार्केट। ठीक है दोस्तों, विल ही गो टू द मार्केट। दूसरा नियम है, जब क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए हों। ठीक है दोस्तों, जैसा हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, क्वेश्चन वर्ड्स जब वाक्य के बीच में आते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स यानी क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सभी वर्ड्स, तो सबसे पहले उनकी इंग्लिश लिखी जाती है, क्वेश्चन वर्ड्स, प्लस फिर सहायक क्रिया लगाई जाती है। सहायक क्रिया आप जानते हैं फ्यूचर में विल या शैल लगाया जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम ने हटा देते हैं। राम खाना कब खाएगा। खाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कब क्वेश्चन वर्ड्स है, कब क्वेश्चन वर्ड आया है वाक्य के बीच में, यानी हमें इंट्रोगेटिव का दूसरा नियम लगाना होगा जिसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कब की इंग्लिश व्हेन, फिर विल या शैल लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है हमारा राम, क्योंकि कौन खाना खाएगा, राम। राम के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट हो गया राम। ठीक है दोस्तों, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या है, खाना, ईट। ईट की फर्स्ट फॉर्म हो गई, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल राम ईट, ठीक है, क्या खाएगा, खाना। खाना यानी फूड। ठीक है दोस्तों, देखिए खाना और खाएगा दो अलग अलग चीज़ें हैं। खाएगा ये वर्ब है, इसका हमने ईट लिखा, और खाना ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है, जिसकी इंग्लिश होती है फूड। तो व्हेन विल राम ईट फूड।
ठीक है दोस्तों, आज आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम लिखते हैं। तीसरा नियम है हाउ मेनी, हाउ मच, विच, whose प्लस रिलेटेड नाउन। ठीक है दोस्तों, फिर सहायक क्रिया विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हाउ मैनी, हाउ मच, विच या हुज, इनमें से जिसकी भी इंग्लिश हमें चाहिए होगी हम उसको लेंगे। उसके बाद उसके साथ वाले नाउन को लिखेंगे जिसे हम रिलेटेड नाउन कहते हैं। फिर विल या शैल लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसा हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज वाले रूल्स में अगर सब्जेक्ट ना दिया हो तो हम वहाँ पर डू या डज का प्रयोग भी नहीं करते थे या पास्ट में डिड का प्रयोग भी नहीं करते थे। लेकिन यहाँ दोस्तों हमें हर हाल में विल का प्रयोग करना होगा, क्योंकि विल लगाने से ही हमारा वह सेंटेंस फ्यूचर का माना जाएगा, क्योंकि विल या शैल से ही फ्यूचर टेंस की पहचान होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ सब्जेक्ट दिया हो चाहे ना दिया हो, विल या शैल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करना ही करना है। सब्जेक्ट नहीं दिया है तो हमें रिलेटेड नाउन के अनुसार सहायक क्रिया लगानी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। रमा कितनी रोटियां पकाएगी। रमा कितनी रोटियां पकाएगी। दोस्तों रोटियां हम गिन सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी पीस ऑफ ब्रेड, हाउ मेनी पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हाउ मेनी, हो गया कितनी रोटियां की संख्या की बात हो रही है तो हम इसको पीस ऑफ ब्रेड बोलेंगे। हाउ मेनी पीस ऑफ ब्रेड, हम इसको पीसेस भी लिख सकते हैं। हाउ मेनी पीसेस ऑफ ब्रेड। ठीक है, ये रिलेटिव नाउन हो गया। उसके बाद हमें विल या शैल लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है रमा, रमा काम कर रही है, रमा रोटी पका रही है, तो रमा के लिए हमें विल का प्रयोग करना है। विल सब्जेक्ट हो गया हमारा रमा, विल रमा। और दोस्तों रोटी पकाने का मतलब रोटियां सेकी जाती हैं और सेकने की इंग्लिश होती है बेक। ठीक है, तो हाउ मेनी पीसेस ऑफ ब्रेड विल रमा बेक। ठीक है दोस्तों, हाउ मेनी पीसेस ऑफ ब्रेड विल रमा बेक। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पर कितनी रोटियाँ यानी रोटियों की संख्या पूछी जा रही है, तो हम इसको काउंटेबल मानेंगे, क्योंकि काउंटेबल नाउन्स की ही संख्या बताई जा सकती है। तो हम इसको काउंटेबल मानेंगे तो हमें पीसेस ऑफ ब्रेड लिखना होगा। हाउ मेनी ब्रेड्स लिखने से हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें सब्जेक्ट ना दिया हो। कितने जानवर चिड़ियाघर से भागेंगे। ठीक है, भागेंगे, गे यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कितने जानवर, कितने यानी काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं जानवरों को, तो हम इन्हें काउंटेबल नाउन मानेंगे और हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। हाउ मेनी जानवर, दोनों की इंग्लिश एक साथ लिखी जाएगी क्योंकि जानवर यहाँ पर रिलेटेड नाउन है। हाउ मेनी एनिमल्स, देखिए अब हाउ मेनी एनिमल्स, जानवर तो रिलेटेड नाउन हो गया, अब क्या कोई सब्जेक्ट है यहाँ पर? अब बचा क्या? चिड़ियाघर से भागेंगे, इसमें कोई सब्जेक्ट है? काम कौन कर रहा है? जानवर। जानवर तो हमारा रिलेटेड नाउन हो गया है, यानी यहाँ सब्जेक्ट कोई नहीं दिया है। जैसा हमने कहा आपको दोस्तों, सब्जेक्ट ना हो तो भी हमें सहायक क्रिया विल या शैल लगानी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिलेटेड नाउन। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है रमा, तो रमा के अनुसार हमने विल लगाया। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो हमें विल या शैल में से
जो भी लगाना है वो रिलेटेड नाउन को देखकर लगाना है। रिलेटेड नाउन है एनिमल्स, तो हम यहाँ विल लगाएंगे। हाउ मेनी एनिमल्स विल, भागेंगे, भागने की इंग्लिश रन अवे होती है। विल रन अवे कहाँ से? चिड़ियाघर से, फ्रॉम द जू। ठीक है दोस्तों, हाउ मेनी एनिमल्स विल रन अवे फ्रॉम द जू। आइए चौथा नियम देखते हैं। कौन यानी हु का रूल। हु जैसा कि सिंगुलर माना जाता है तो हु के साथ केवल विल का प्रयोग कर सकते हैं। हु प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लें। तुम्हें कौन पीटेगा। कौन पीटेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन की इंग्लिश हो गई हु के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। हु विल वर्ब है पीटना, पीटने की इंग्लिश होती है बीट। किसे? तुम्हें, यू। हु विल बीट यू। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस भी हम पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस में जैसा हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, क्या चेंजेस होते हैं? सब कुछ वही वैसा ही होता है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट को जोड़ दिया जाता है। इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में अब चलूँगा, क्योंकि पीछे हम लोग वही चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो बार बार वो सेंटेंस लिखना मुझे नहीं लगता कि अब उचित है, क्योंकि आप लोग अब तक इतनी चीज़ें सीख चुके हैं, तो वो सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइए तो अब शॉर्टकट में चलते हैं। इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस में जो वाक्य होंगे वो प्रश्नवाचक भी होंगे और नकारात्मक भी होंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो पहला नियम, जब क्या शब्द वाक्य के पहले आया हो, जब क्या शब्द वाक्य के पहले आता है तो क्या करते हैं दोस्तों? हम सहायक क्रिया विल या शैल को पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद चूँकि नेगेटिव सेंटेंस भी है तो हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगा देना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वे अपने घर नहीं जाएंगे? ठीक है दोस्तों, जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्या से स्टार्ट हुआ है और नहीं भी आया हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, तो क्या से स्टार्ट हुआ है तो हम यहाँ विल या शैल लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है दे के लिए विल का प्रयोग करेंगे, विल दे। फिर नेगेटिव है नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। वर्ब है गो, कहाँ? तो अपने घर। तो सब्जेक्ट हमारा है दे के लिए अपने की इंग्लिश दियर होती है, दियर हाउस या होम। विल दे नॉट गो दियर हाउस, हम टू लगा सकते हैं, गो टू दियर हाउस। दूसरा नियम देखते हैं दोस्तों। दूसरा नियम क्या था? जब क्वेश्चन वर्ड्स वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं दोस्तों? उन क्वेश्चन वर्ड्स की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है, फिर सहायक क्रिया विल या शैल लगाई जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड की जो इंग्लिश होगी उसको सबसे पहले लिखते हैं। आज एग्जांपल देखते हैं। रोहन कल तुमसे क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है दोस्तों, मिलेगा गा यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्यों और नहीं दोनों ही चीज़ें हैं,
इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, यानी कि यह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव टू निगेटिव का हुआ। क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है, सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, ठीक है। फिर हमें विल या शैल लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है रोहन, क्योंकि काम कौन कर रहा है, कौन नहीं मिलेगा, रोहन। तो रोहन के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट है रोहन, ठीक है। विल, वाई विल रोहन। फिर हमें नॉट का प्रयोग करना है, क्योंकि नॉट भी आया है नहीं। नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है मिलेगा, यानी मीट। वाई विल रोहन नॉट मीट, किससे, तुमसे, विथ यू, ठीक है। कब, कल। दोस्तों फ्यूचर टेंस में आप जानते हैं हमेशा आने वाले कल की बात होती है, यानी टुमारो। वाई विल रोहन नॉट मीट विथ यू टुमारो। ठीक है दोस्तों। तीसरा नियम, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, whose प्लस रिलेटेड नाउन प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, फिर इनसे रिलेटेड नाउन, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और दोस्तों अगर सब्जेक्ट ना दिया हो तो सीधे विल नॉट, ठीक है, या शैल नॉट अकॉर्डिंग टू रिलेटेड नाउन, ठीक है। सब्जेक्ट दिया होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल लगाते हैं, सब्जेक्ट ना दिया हो तो रिलेटेड नाउन के अकॉर्डिंग विल या शैल लगाते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वह कौन सी पेंसिल नहीं खरीदेगी। वह कौन सी पेंसिल नहीं खरीदेगी। खरीदेगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कौन सी मतलब विच, और नहीं यानी निगेटिव, यानी तीनों चीज़ें यहाँ पर हैं। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव टू निगेटिव का तीसरा नियम। तो कौन सी की इंग्लिश होती है विच से रिलेटेड नाउन है कौन सी, पेंसिल, विच पेंसिल, ठीक है दोस्तों। अब सब्जेक्ट हमारा है वह के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे, विल ही। अब सब्जेक्ट के बाद फिर हमें नॉट का प्रयोग करना है, नॉट। फिर वर्ब है हमारा खरीदना, बाई, विच पेंसिल विल ही नॉट बाई। बस हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट, विच पेंसिल विल ही नॉट बाई। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कितनी चिड़ियाँ कल पेड़ पर नहीं बैठेंगी। ठीक है दोस्तों। कितनी चिड़ियाँ कल पेड़ पर नहीं बैठेंगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कितनी चिड़ियाँ इंट्रोगेटिव टू निगेटिव का तीसरा नियम, नहीं भी आया है निगेटिव भी है। चिड़ियों को काउंट कर सकते हैं, यानी हाउ मेनी, चिड़ियाँ रिलेटेड नाउन हो गया। बर्ड्स, अब देखिए कितनी चिड़ियाँ, ये तो हमारा हाउ मेनी बर्ड्स यानी रिलेटेड नाउन के अंतर्गत आ गया। अब क्या बचा, कल पेड़ पर नहीं बैठेंगी, कौन नहीं बैठेगा, चिड़ियाँ तो रिलेटेड नाउन हो गया है, यानी इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया है। जैसा हमने कहा था आपको दोस्तों, अगर वाक्य में सब्जेक्ट ना हो तो विल या शैल का प्रयोग रिलेटेड नाउन के अनुसार करते हैं। तो बर्ड्स प्लूरल है, हम इसके अनुसार विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसा कि सब्जेक्ट नहीं है तो सीधे विल नॉट का प्रयोग करते हैं। हाउ मेनी बर्ड्स विल नॉट, वर्ब है हमारा बैठना, सिट कहाँ पर, पेड़ पर, इन द ट्री। दोस्तों कल भी हमने आपको बताया था पेड़ पर बैठने के लिए हम ऑन द ट्री ना लगाकर इन द ट्री लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि पेड़ के अंदर चिड़ियाँ बैठती हैं। ठीक है, लिखा जाता है पेड़ पर, लेकिन इंग्लिश में हम इन द ट्री लिखते हैं। ठीक है। कल, और दोस्तों फ्यूचर टेंस है, यानी
टुमारो की ही बात होगी, आने वाले कल की बात होगी। सेंटेंस हमारा हो गया हाउ मेनी बर्ड्स विल नॉट सिट इन द ट्री टुमारो। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है चौथा नियम, हु प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हु प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों जैसा हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाते समय ही आपको बताया था कि अगर यहाँ नेवर आया हो तो हमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं करने हैं, केवल नॉट के स्थान पर नेवर लगा देना है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए नेवर आया हो तो नॉट के स्थान पर आप नेवर लगा दीजिएगा, यानी हु प्लस विल नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, कौन गृह कार्य नहीं करेगा, कौन गृह कार्य नहीं करेगा। करेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कौन और नहीं दोनों चीज़ें हैं, यानी हु का रूल लगेगा और नेगेटिव में लगेगा। तो सबसे पहले हु लिखेंगे, हु के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव है विल नॉट हो गया। वर्ब हो हमारा करना, डू, गृहकार की इंग्लिश होती है होमवर्क, हु विल नॉट डू होमवर्क। ठीक है, अभी अगर कभी नहीं आया होता कौन गृहकार कभी नहीं करेगा तो हम यहाँ नॉट के स्थान पर नेवर कर देते, हु विल नेवर डू होमवर्क। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, कल भी मैंने इसकी चर्चा किया था। अपने की इंग्लिश, कई लोगों को, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अपने की इंग्लिश में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि वाक्य में जब अपना आया हो, जैसे मैं अपना काम करता हूँ, वह अपने घर जाता है, वे अपने पिताजी से या वे अपने माता पिता का आदर करते हैं। तो दोस्तों हर वाक्य में अपने या अपना आ रहा है, लेकिन ये बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अपने की इंग्लिश अलग अलग सब्जेक्ट के साथ क्या लगाई जाए, क्या सबके साथ एक ही इंग्लिश लिखी जाती है, सबकी इंग्लिश एक ही होती है? नहीं दोस्तों, हर सब्जेक्ट के साथ अपने की इंग्लिश अलग अलग होती है। ठीक है, आज मैं आपको बता रहा हूँ अपने की अंग्रेजी। दोस्तों इसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अपने की इंग्लिश अगर ना याद हो तो बहुत सारे सेंटेंस हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, देखिए आई के लिए हमेशा माई का यूज़ करते हैं, ही के लिए हिज, सी के लिए हर, वी के लिए आवर, दे के लिए दियर, यू के लिए योर। ठीक है दोस्तों, इट के लिए इट्स। इसी तरह से सिंगुलर या प्लूरल में जो सब्जेक्ट आए हों उनके लिए भी अपने की इंग्लिश अगर लगानी है, सिंगुलर में अगर पुल्लिंग है तो हम हिज लगाते हैं, स्त्रीलिंग में है तो हर लगाते हैं। जैसे राम के लिए अपने की इंग्लिश लिखनी हो कि राम अपना काम करता है तो राम के लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे। और इसी तरह से अगर स्त्रीलिंग में अपने की इंग्लिश लिखनी हो, जैसे रमा अपना कार्य करती है तो यहाँ अपने की इंग्लिश रमा के लिए हर लगाएंगे। इसी तरह से प्लूरल में अगर अपने की इंग्लिश लिखनी हो, जैसे बच्चे अपना काम करते हैं तो बच्चे प्लूरल है तो यहाँ हम अपने की इंग्लिश डियर लगाते हैं। ठीक है, और हमारा या अपना के लिए वी के लिए आवर का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी हमने प्रोनाउंस लिख दिए हैं जो जिनके साथ अपने की इंग्लिश ये लगाई जाती है। ठीक है, जैसे अगर सब्जेक्ट में आई आया है यानी मैं के लिए अपने की इंग्लिश लगानी है तो माई लगाते हैं। जैसे मैं अपना काम करता हूँ तो आई डू माई वर्क। ही के लिए अपने की इंग्लिश लिखनी है तो हिज लिखते हैं, वह अपना काम करता है, ही डज़ हिज वर्क। सी के लिए लगानी हो, जैसे वह अपना काम करती है, सी डज़ हर वर्क। वी के लिए लगाना हो, हम अपना काम करते हैं, वी डू आवर वर्क। वे अपना काम करते हैं, दे डू दियर वर्क। यू तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क। इट निर्जीव वस्तुओं के लिए या
जानवरों के लिए, पंछियों के लिए प्रयोग करते हैं, तो वहाँ इट के साथ हम इट्स का प्रयोग करते हैं अपने खेल में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको आज बताई है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट्स में कहीं लिख लीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक देना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।